सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ तृतीयो विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययकता न तदेवार्थमात्र निर्वासं स्वरूपशून्यमिव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिसि विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वे तद्विवैरङ्गं निर्वीजस्य विद्वान् निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोध परिणाम तस्य प्रशान्तवायिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम ततः पुनः शांत चित्तस्य एकाग्रता परिणाम एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता शांतोदिताव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी क्रमानुत्यम परिमाणनते हेतु परिणामत्रय संयमातीत अनागत शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् शंकरस्तत्पर विभाग संयमा सर्वभूतरुत संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति जानम प्रत्ययस्य परचित्त जानम न च तत्सालंबनम तस्या विषय काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति संवे चक्षुष प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांतजानम अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु अस्ति बलादीनि प्रभृत्यालोकन्यासा सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट जानम भुवन जानम सूर्ये संयमात् चंद्रे तारा व्यूह जानम ध्रुवे तद्गति जानम नाभिचक्रे काय व्यूह जानम कंठकूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति कूर्मनाड्यम स्थैर्यम मूर्ध ज्योतिषि प्रातिभाद्वा सर्वं हृदय चित्त संवित सत्पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगा परार्थत्वा सार्थ संयमात् ततः प्रातिव श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते ते समादाव उपसर्गा वित्थाने सिद्धया बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदना च चित्तस्य पर शरीरावेश उदान जया ज्वलपंक कंटकादिस्व समान जया ज्वलनम श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम कायकाशयो संबंध संयमात् लघुतूल समापत्ते चाकाश गमनम बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविधेया तथा प्रकाशावरण स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्त संयमात् भूत जय तत्वनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त धर्मानभिघातस्य रूप लावण्य बल वज्र संहन नत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्त संयमात् इंद्रिय जय ततो मनोजवित्तम विकरण सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वजातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्योपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ठ प्रसंगात् क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशेरन्यता तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रम चेति विवेकजं ज्ञानं सत्वपुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम इति तृतीयो विभूतिपाद। तो आइए अब विभूतिपाद के 26वें सूत्र को पढ़ रहे थे हम। तो कल थोड़ा हमने प्रारंभ किया था इसका। इससे पिछले सूत्रों में जो संयम के बारे में बताया, जैसे संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति जानम प्रत्यय से परचित्त जानम, तो इस संयम से ये पता लग रहा है कि योगी अपने से संबंधित अंदर भी किसी विषय के ऊपर ये संयम कर सकता है और अपने शरीर से बाहर भी कहीं संयम कर सकता है, क्योंकि परचित्त तो बाहर ही होगा ना, अपने अंदर तो है नहीं। तो संयम बाह्य विषय पे भी किया जा सकता है और आंतरिक विषय पर भी किया जा सकता है, ये बात है। तो यहाँ पर भी इस सूत्र में
जो लोग बाह्य सूर्य के बारे में संयम की बात करते हैं तो वो भी अनुचित नहीं है, क्योंकि आगे चंद्र आदि का भी है। तो योगी बाहर के विषयों पे संयम करके बाहर के लोगों को भी जान सकता है, और अपने अंदर भी आत्मा आदि या चंद्रमा को मन कहा है तो उन पे संयम करे तो अपने आंतरिक जगत की भी उसको जान सकता है, सृष्टि को। तो मैं एक बार ऊपर वाला ना वैसे पढ़ देती हूँ आपको रिपीट करने के लिए। तत्प्रस्तार सप्तलोकाः, वो जो सूत्र में भुवन ज्ञान कहा है तो उस भुवन का जो विस्तार है वो 7 लोकों में है। तत्रा वीचे प्रभृति मेरु पृष्ठम यावत इत्येष भूर्लोकः, मेरु पृष्ठादारभ्य आध्रुवात् ग्रह नक्षत्र तारा विचित्रो अंतरिक्ष लोकः, तत्परः उस अंतरिक्ष लोक से परे स्वरलोकः, पंचविधो माहेन्द्रः तृतीयो लोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकः, त्रिविधो ब्राह्मः तद्यथा जनलोकः तपोलोकः सत्यलोकः इति। और इसी को ही फिर इस श्लोक में समझ में आ गया ना ऊपर वाला। 7 लोक कौन कौन से हैं? पृथ्वी के नीचे 7 हैं, 8वां पृथ्वी और उसके ऊपर अंतरिक्ष, और फिर अंतरिक्ष के ऊपर 2 लोक महेंद्र लोक और प्रजापति लोक, और फिर ब्रह्मलोक के 3 जनलोक तपोलोक और सत्यलोक। तो इन्हीं को ही कुल मिलाकर के 14 हो गए। तो इन्हीं को इस श्लोक में बताया। ब्राह्म स्त्री भूमि को, ब्रह्मलोक जो है वो 3 भूमि वाला है, और प्राजापत्य ततो महान, उसके बाद नीचे की तरफ गिन रहे हैं ना, उनके बाद प्रजापति महान लोक, उसके बाद महेंद्रश्च महेंद्र लोक, और स्व इति उक्तः फिर स्वलोक, और दिवी तारा माने अंतरिक्ष लोक, और भूवि प्रजा भूलोक भूमि लोक। तो भूमि पर्यंत इन्होंने ऊपर वाले 7 लोकों का वर्णन किया। इति संग्रह श्लोकः तत्र अवीचे उपरि निविष्टः षण् महानर्क भूमयः। तो जो अवीची बताया था नीचे से वर्णन कर रहे हैं। सूर्य में संयम किया तो पता क्या लगा कि इस भुवन में मुख्य रूप से देखें तो 3 लोक हैं, भूलोक, स्वरलोक और नीचे का पाताल आदि जो नरक लोक हैं। अवीची बोला उसको, नीचे वाले लोक। और यदि एक एक को अलग अलग गिने तो 14 भुवन हैं। तो तत्र अवीचे ऊपरी निविष्टः, अवीची से ऊपर जो हैं वो 6 नरक भूमियां हैं। घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश और तमह। तो ये एक घन में, घन मतलब घनघोर जो कंकर पत्थर आदि हैं उससे बनी हुई जिसकी भूमि है। सलिल माने शलील में प्रतिष्ठित, और अनल मतलब आग में प्रतिष्ठित, अनिल मतलब वायु में प्रतिष्ठित, आकाश मतलब आकाश में प्रतिष्ठित, और तम माने अंधकार में प्रतिष्ठित हैं ये लोग। और इनके नाम, ये तो उनका वो बताया कि वो किस में प्रतिष्ठित हैं, और अब उनके नाम बता रहे हैं। जैसे महाकाल ये घन में प्रतिष्ठित है, अम्बरीश ये सलिल में प्रतिष्ठित है, रौरव ये अनल में प्रतिष्ठित है, महारौरव अनिल में प्रतिष्ठित, कालसूत्र आकाश में प्रतिष्ठित, और अंधतामिश्र तम में प्रतिष्ठित है। ये इनके नाम है। तो ये नरक योनियां हैं सब। यत्र स्वकर्मोपार्जित दुख वेदना प्राणिनः कष्टम आयु दीर्घम आक्षिप्य जायन्ते। तो वहाँ अपने कर्मों से उपार्जित जो दुख वेदनाएं हैं उनको लेकर के प्राणिनः सभी प्राणी, उनमें उत्पन्न होने वाले, नरकों में उत्पन्न होने वाले प्राणी, कष्टम आयु दीर्घम आक्षिप्य जायन्ते, कष्टकारी लंबी आयु को लेकर के जायन्ते उत्पन्न होते हैं, माने लंबे समय तक उसमें रहना पड़ता है। तो कल जो मैं बात बता रही थी ना, ये उसकी बता रही थी मैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कितना नंबर है? दूसरे पाद का है ना, 33 नंबर। तो इसके लास्ट में देखो आप, नहीं 34,
हाँ, वितर्क हिंसा दे ये। तो इसके भाष्य में लास्ट में मिलेगा, जीवित व्यापारोपणात् प्रतिक्षणम जीविताते मरण, ये नहीं है। चलो मैं कल बताऊंगी इसको फिर। ये तो हिंसा के बारे में बता रहे हैं, कर्म फल वाले में है ये, शायद प्रथम पाद में। तो वहां पर बताया है कि ये जो नरक योनियां है ना, इसमें वो अनंत काल के लिए डाल दिए जाते हैं प्राणी। अनंत अज्ञान, अनंत दुख उसका फल होता है। तो ये योनियां जो हैं ये बहुत लंबी लंबी हैं, ऐसे बताया यहाँ पर। दीर्घ कष्टम आयु दीर्घम आक्षिप्य जायन्ते, जो कष्टकारी दीर्घ जीवन की अवधि है उसको प्राप्त करके ये उत्पन्न होते हैं। ततो, चलो कोई नहीं, महातल रसातल अतल तलातल सुतल वितल तलातल पाताल आख्यानी सप्त पातालानी, ये 7 नीचे के लोक हैं। महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल, सप्त पातालानी, 7 पाताल लोक हैं, माने नीचे के लोक हैं ये 7। भूमि एवं अष्टमी, उसके ऊपर ये भूमि है। तो पाताल लोक तो आजकल अमेरिका को बोला जाता है, नीचे है ना वो। और उसके भी नीचे फिर और 6 देश और हैं, तो ये, और 8वीं है भूमि। तो ये सब तो अब ये बहुत तो उसमें ना चिंतन की बात है। आजकल तो जैसे, आजकल नहीं पहले से भी, पहले जो गांधार देश है तो समृद्ध था वो तो तब तो गांधारी को वहां से लाए थे भीष्म पितामह जबरदस्ती। और आज भी अमेरिका में तो बहुत समृद्धि है, और यहाँ तो बताया है कि वो बहुत दुखदायी देश है। तो या तो उसकी स्थिति अभी चेंज हो गई, उस समय जब ये भाष्य लिखा गया होगा तो उस समय उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी। अमेरिका में तो बताते हैं 100-150 वर्ष पहले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और उस समय और ज्यादा खराब होगी, भाष्य जिस समय लिखा गया था। नहीं, इसमें कहीं कहीं तो जो है ना, जैसे एक वो जो कौन सी संस्कृति है, मव संस्कृति, या इसमें है वो, इसमें देखेंगे पुराण वाले में ना, तो वो तो वहां पर ही डेवलप हुई ऐसे बताते हैं। माया संस्कृति या मव संस्कृति पुराण विमर्श में पता लगेगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो ये कह रहे हैं ये 7 पाताल हैं, भूमि एवं अष्टमी, और ये भूमि जो है ये 8वीं है। और ये भूमि कैसी है? सप्त द्वीपा वसुमती यस्याः सुमेरु मध्य पर्वत राज कांचन। चलो अपन अपनी वाली भूमि की बात करते हैं, छोड़ो नीचे वालों को। इसकी बात ये भी बड़ी विचित्र भूमि है हमारी। इयम अष्टमी भूमि सप्त द्वीपा वसुमती, ये इसके चारों तरफ 7 द्वीप हैं। हम तो एक द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप में, और उसके अतिरिक्त 6 और हैं। तो ये वसुमती 7 द्वीपों से घिरी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। और ये जो 7 द्वीपों वाली वसुमती है, इसमें सुमेरु और मध्य पर्वतराज है। इसके बीच में पर्वतराज सुमेरु है, जो सब पर्वतों का राजा है। कांचन है और सोने का है वो सुमेरु पर्वत। तस्य राजत वैदूर्य स्फटिक हेममणि मयानी श्रृंगाणी, तो उसके 4 प्रकार के वो हैं, शिखर हैं। एक है राजत मतलब चांदी का शिखर है, एक वैदूर्य, ये भी एक वो होता है पत्थर विशेष प्रकार का, एक स्फटिक, वैदूर्य मणि नीली नीली सी होती है ना, नीलम भी, नीलम अलग है, ये अलग है। और स्फटिक, स्फटिक मणि श्वेत होती है, और हेममणि गोल्डन, ये 4 उसके श्रृंग हैं, शिखर हैं उसके सुमेरु पर्वत के। तत्र वैदूर्य प्रभानुरागात नीलोत्पल पत्र श्यामो नभसो दक्षिणो भागः, तो ये जो सुमेरु पर्वत है इसके दक्षिण भाग में, इसका जो दक्षिण वाला जो शिखर है, ये वैदूर्य प्रभानुरागात, वैदूर्य मणि की प्रभा से या कांति
के संपर्क में आने से नीलोत्पल पत्र श्यामो नभसो, वो आकाश कैसा दिखाई देता है? नील कमल जैसा, उसका रंग नीला नीला दिखाई देता है। नीलोत्पल पत्र श्यामो नभसो दक्षिणो भाग, सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग की तरफ जो आकाश है वो इस वैदूर्य शिखर के रिफ्लेक्शन के कारण वो आकाश ही नीला नीला दिखाई देता है, नील कमल जैसे। श्वेतः पूर्वः, और जो पूर्व दिशा का इसका नभ है वो कैसा है? श्वेतः, उधर स्फटिक मणि है पूर्व की तरफ, तो वो श्वेत दिखाई देता है आकाश। स्वच्छः पश्चिमः, और जो पश्चिम वाला है वो स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, तो वहां पर ये राजत चांदी का शिखर है। और स्फटिक है नहीं, स्वच्छता तो श्वेतता है ना उसका गुण स्फटिक का, या उसको श्वेत लेंगे तो ये जो है श्वेता पूर्व को लेंगे तो वो चांदी का शिखर है, उसके कारण श्वेत दिखाई देता है। और स्वच्छ पश्चिम है, पश्चिम की ओर लेंगे तो इधर ये स्फटिक मणि होगी तो उसकी आभा से स्वच्छ दिखाई देता है। और कुरुंड काभः उत्तर, और गोल्डन माने केसरिया रंग का दिखाई देता है आकाश उत्तर की तरफ, तो ये स्वर्णिम जो बताया ना हेममणि, हेममणि की आभा से आभासित होकर के, तो ऐसे इन ये जो चार इसके शिखर हैं उन शिखरों की आभा से के संपर्क में आने से आकाश के चारों तरफ अलग अलग भाग दिखाई देते हैं। एक तरफ चांदी जैसा आकाश दिखता है, एक तरफ बिल्कुल श्वेत दिखता है, एक तरफ नीलोत्पल और चौथी तरफ गोल्डन। दक्षिण पार्श्वे चस्य जम्बुः, और ये जो सुमेरु पर्वत है इसके दक्षिण की तरफ जम्बू एक जामुन का बड़ा सा पेड़ है। यतोयम जम्बू द्वीपः, और उसके कारण इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो ये जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत के कौन सी साइड में है? दक्षिण की तरफ है, दक्षिण पार्श्वे जिसमें हम रहते हैं, ये है हमारा जम्बू द्वीप। तस्य सूर्य प्रचारात रात्रिन दिवम लग्नम इव विवर्तते, तो ये जो सुमेरु पर्वत है इसके चारों तरफ, मतलब दो तरफ कह लो, या तो सूर्य प्रचारात, सूर्य के घूमने से, रात्रिन दिवम लग्नम इव विवर्तते, रात दिन मानो उसके साथ लगे हुए हैं। जैसे कि कोई ऐसे वो घूम रहा हो ना चक्र, और उसके इस साइड में रात चिपका रखी हो, इधर दिन, तो जब वो घूमेगा तो जिस साइड में रात जाएगी वहां रात दिखाई देगी, दिन होगा वहां, ऐसे। तो ऐसे लग रहा है कि ये रात और दिन मानो इस सुमेरु पर्वत से लग्नम इव, लगे हुए तो नहीं हो सकते हैं पर ऐसे दिखते हैं कि जैसे उससे चिपके हुए हो, लगे हुए हो, और वो घूम रहा है और उसके घूमने से रात और दिन का निर्माण हो रहा है, ऐसे लगता है। तस्य सूर्य प्रचारात, सूर्य घूम रहा है लेकिन सूर्य के प्रचार से रात्रिन दिवम लग्नम इव विवर्तते, रात दिन मानो इसके साथ चिपके हुए घूम रहे हैं। तस्य नील श्वेत श्रृंगवंत उदीचिनः त्रय पर्वता द्विसहस्रयामाः, और ये जो सुमेरु पर्वत है तस्य उसके नील श्वेत श्रृंगवंत उदीचिन, उदीची की तरफ माने उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ 3 पर्वत हैं, नील पर्वत, श्वेत पर्वत और श्रृंगवान पर्वत, ये 3 पर्वत हैं। और ये कितने बड़े बड़े हैं? द्विसहस्रयामा, 2000 योजन, 2000 योजन में फैले हुए हैं ये तीनों पर्वत उदीची की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। तदंतरेषु 3 वर्षाणि नव योजन सहस्राणि रमणकम हिरण्यम उत्तरा कुर्व इति, और वो जो 3 पर्वत हैं तदंतरेषु, उनके अंतराल में, उनके बीच में 3 वर्षाणि, 3 देश हैं। ये देश नव योजन सहस्राणि, 9 योजन का विस्तार है इनका, 9 हजार हो गए ना, तो 9 हजार का विस्तार है इनका। और इन देशों के नाम हैं रमणक,
और हिरण्यमय और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु तो ये तो पढ़ा है ना हमने, उत्तर कुरु न्याय दर्शन में भी आता है। तो ये हैं सुमेरु के उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद निषद, हेमकूट, हिमशैला दक्षिण तो द्विसहस्रयामाः। और दक्षिण दिशा की तरफ ये 3 पर्वत हैं, निषद, हेमकूट और हिमशैला। हिमशैला तो हिमालय ही है ना। निषद, हेमकूट और हिमशैला माने हिमालय। तो ये दक्षिण की तरफ है। तो ऊपर भी आया था ना जम्बू द्वीप, इधर ही है दक्षिण की तरफ। तो ये 3 पर्वत इसके सुमेरु के दक्षिण तरफ हैं। तदंतरेषु त्रीणि वर्षाणि नव योजन सहस्राणि हरिवर्षम किम पुरुषम भारतम इति। और उन 3 पर्वतों के अंतराल में फिर 3 देश हैं, और ये देश भी 9 योजन 9000 योजन का विस्तार है इनका भी। तो ये 3 देश हैं, हरिवर्ष, किम पुरुष और भारत। हरिवर्ष, किम पुरुष, भारत। सुमेरोः प्राचीनः भद्राश्व माल्यवत सीमानः। और सुमेरु पर्वत के प्राची में पूर्व दिशा में जो पर्वत है वो है माल्यवान, और माल्यवान के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है भद्राश्व, भद्राश्व देश है। प्रतीचीना केतुमाल गंध मादन सीमानः। और जो प्रतीची दिशा है, पश्चिम दिशा है, उसमें गंधमादन सीमानः, गंधमादन ये पर्वत का नाम है। तो उससे उसकी सीमा से लगा हुआ एक देश है केतुमाल। मध्य वर्षम इड़ावृतम। और सुमेरु पर्वत के मध्य, मध्य मतलब ठीक नीचे, उसके ठीक नीचे एक देश है, उसका नाम है इड़ावृतम। तो अब मेरे को ये बताओ कि सुमेरु पर्वत के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से पर्वत हैं? बोलो, उत्तर से लो। उत्तर में 3 पर्वत है ना, उदीचीनः त्रयः नील श्वेत श्रृंगवंत। हाँ, तो ये 3 पर्वत हैं उत्तर दिशा में, और इन 3 पर्वतों के अंतराल में 3 ही देश हैं जो 2-2 हजार योजन के विस्तार वाले हैं। हाँ, देश 9-9 हजार योजन के और पर्वत 2-2 हजार योजन के हैं। और उत्तर कुरु, ये 3 देश हो गए उत्तर में इसके। और दक्षिण में है हाँ, ये दक्षिण में ये 2-2 हजार योजन के विस्तार वाले हैं। और इनके बीच में जो देश है हरि योजन के हैं, हरिवर्ष, किम पुरुषम और भारत। हाँ, ठीक है। ऐसे इनके जो प्राचीन दिशा में है, हाँ, ये भद्राश्व तो देश है, और माल्यवत ये पर्वत है। प्रतीची प्राची दिशा में। प्रतीची दिशा में केतुमाल और गंधमादन, गंधमादन सीमान है, गंधमादन पर्वत है, उसकी सीमा से जुड़ा हुआ केतुमाल देश है, इड़ावृत। तो टोटल इसके सुमेरु पर्वत के चारों तरफ कितने देश हो गए? 3 ऊपर 3 नीचे और एक प्राची में एक 8, 9 हो गए। 9 बड़े देश हैं इसके। अब चलिए आगे चलिए। तदेतत् योजन शतसाहस्रम सुमेरोः दिशि दिशि तदर्धेन व्यूढ़म। तो ये बात चल रही है जम्बू द्वीप की। तदेतत् योजन सहस्रम, ये जो जम्बू द्वीप है इसका टोटल विस्तार कितना है, जिसमें ये बीच में सुमेरु पर्वत है। तो इस जम्बू द्वीप का टोटल विस्तार है योजन शतसाहस्रम, 100,000 योजन, यानी 1,00,000 योजन। जम्बू द्वीप का टोटल विस्तार है 1,00,000 योजन। सुमेरो दिशि दिशि तद अर्धेन व्यूढ़म, जिसमें से 50,000 योजन तो सुमेरु ने ही घेर रखा है। 50,000 आधे में तो यही व्याप्त है, यही फैला हुआ है। सखलु अयम शतसाहस्रयामो जम्बू द्वीपः। तो इस प्रकार से शतसाहस्रयाम माने 1,00,000 योजन वाला ये जम्बू द्वीप है। ततः द्विगुणेन लवणो दधिना वलयाकृतिना वेष्टितः। और ये जो जम्बू द्वीप है ये इससे भी
दुगने विस्तार वाला, अर्थात 2 लाख योजन वाला, 2 लाख योजन वाला समुद्र है इसके अंदर, जो कैसे पानी का है, खारी पानी वाला। लवणो दधीना वलयाकृतिना, चूड़ी के आकार का यानी गोल। तो हमारे भारत के चारों तरफ भी जो समुद्र दिखता है वो ऐसे गोल ही दिखता है, और उसमें पानी कैसा है, खारी है, लवणो दधीना। ततश्च, ये तो बात होगी जम्बू द्वीप की। अब अगले द्वीपों की बात सुन लीजिए। ततश्च द्विगुणा द्विगुणः शाक कुश क्रौंच शालमल मगध पुष्कर द्वीपाः। बाकी 6 द्वीप और भी तो है ना, क्योंकि 7 द्वीपों वाली वसुमती है ना। तो इससे द्विगुणा द्विगुणा, 2-2 गुणा बढ़े। मतलब ये था जम्बू द्वीप था 1 लाख योजन वाला, और फिर इसके साथ जो समुद्र जुड़ा है वो 2 लाख योजन वाला, तो कुल मिलाकर हो गए 3 लाख योजन, और उससे दुगना दुगना यानी 6-6 लाख। तो 6-6 लाख योजन वाले ये हैं शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमल द्वीप, मगध द्वीप और पुष्कर द्वीप हैं। गोविंद कहाँ? शालमल के पास नहीं, मगध है मेरे में तो। हाँ, नीचे टिप्पणी दी है इन्होंने, गोमेध इति पाठांतरम। चलो जो भी है इसका नाम, यहाँ पर तो वही है, मगध ही दिया है। तो ये शाक कुश क्रौंच शालमल मगध या गोमेध जो भी है, पुष्कर, ये 6 द्वीप हैं जिनकी विस्तार इनसे जस्ट डबल है। सप्त समुद्राश्च, और उन उधर भी 1-1 समुद्र है, उनमें भी एक समुद्र तो ये हमारा है जो खारे पानी वाला है, और ये जो दूसरे द्वीप हैं ये भी सप्त समुद्राश्च, 7 समुद्र भी हैं, 7वां हमारे वाले को मिला करके है। सरशप राशि कल्पा, सरसों के ढेर के जैसे। समुद्र की बनावट ऐसी है ना, जैसे पहाड़ की तरह चोटी नहीं होती है, ऐसे थोड़ी ढलान, जैसे सरसों आप कितनी भी डालो तो वो ऐसी ऊंची चोटी नहीं जाएगी ना, ऐसे फैलता जाएगा साइडों में। तो ऐसी ही चोटी वाले हैं ये समुद्र। तो समुद्र क्योंकि पानी से युक्त है तो वो ऐसा ही होता है। तो सरशप राशि कल्पाः सविचित्र शैलावंतसा, तो बड़े विचित्र प्रकार के विस्मयकारी पर्वतों वाले हैं ये समुद्र। इनमें भी बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के पर्वत हैं, जैसे अपने यहाँ वो था ना सुमेरु, ऐसे ही इन द्वीपों में भी विचित्र विचित्र प्रकार के पर्वत हैं। और इनके जो समुद्र हैं इन द्वीपों के, उनमें खारी पानी नहीं है। इक्षुरस सुरा सर्पी दधी मंडक क्षीर स्वादु उदकाहा, बड़े स्वादु जल वाले हैं ये समुद्र। तो एक में इक्षुरस गन्ने का रस भरा पड़ा है, समुद्र है पूरा, खूब पियो जाके। तो आप तो अपने ब्रह्मचारियों को ले जाओ वहां भर के जहाज में, तो खूब पिलाना। और सुरा वहां शराबियों को ले जाओ सर्पी घी, दधी दही है खूब उसमें, और मंडक क्षीर जो चावल से निकालते हैं ना, ऐसे स्वादुदक वाले हैं वो, खारी पाने वाले नहीं है। ऐसे सुना तो है हमने 7 समंदर पार, तो ये 7 समंदर अभी ग्लोब लाना पड़ेगा, कल उसमें देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे ये 7 द्वीप, और उन 7 द्वीपों से एक एक जो समुद्र घिरा हुआ है। और ये तो हमारे वाले से डबल हैं, बहुत बड़े हैं इसका मतलब ये। तो ये अब हैं या अब नहीं हैं ये भी कहा नहीं जा सकता। अब कितने हैं, कुछ समुद्र तो हैं ही हमारे के अलावा, ग्लोब पे दिखते हैं, और कुछ ऐसा भी है कि जहाँ समुद्र थे वहाँ पर्वत हो गए, पहले पर्वत थे वहाँ समुद्र हो गए। तो भौगोलिक परिवर्तन तो होता रहता है ना।